नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं विकास की कलम के खास मुलाकात में आप लोगों के साथ हूं और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य भट्ट जी के साथ आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक गलियारों में मचने वाली हलचलों के विषय में और जानेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सत्ता में और क्या क्या खेल होने वाले हैं। तो चैतन्य जी शुरू करें। इससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो रहा है कि शिवराज ने सिंधिया के साथ संधि करके रणनीति से सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब उपचुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक अजीब सी कश्मकश में है। उपचुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव में क्या रणनीति होगी आपकी नज़र में? भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अब 24 सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं। सिंधिया जी की ये शर्त थी, जैसा कि कहा जाता है कि वो 22 लोगों को टिकट दी जाएगी, लेकिन अब सवाल ये है कि जो वो 22 लोग हैं जिनसे बीजेपी के लोग जीते थे, बहुत कम अंतरों से जीते थे, वो फिर कहाँ जाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के सामने है। चलिए उम्मीदवारों की बात करते हैं। 24 सीटों के चुनाव होना है। चुनाव को लेकर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक होती है। बैठक के दौरान घंटे डेढ़ घंटे तक सिर्फ यही मैराथन बातें होती रहती हैं कि किसको रखें किसको ना रखें। शिवराज बीजेपी के कैंडिडेट उतारता है तो यहाँ सिंधिया नाराज़ होते हैं और यदि सिंधिया के कैंडिडेट उतारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में अंतर्कलह होगी। आपको क्या लगता है किस तरीके से तालमेल बैठा लेंगे शिवराज? पार्टी बहुत बड़ी संस्था के साथ बनती है, बहुत से लोगों के साथ बनती है पार्टी, और जब आप मेन स्ट्रीम से अलग होने की कोशिश करते हैं तो फिर आपका वजूद है जो खत्म हो जाता है। हमने बहुत से ऐसे बड़े बड़े उदाहरण देखे हैं। उमा भारती जी को देखा, हमने अर्जुन सिंह जी को देखा है, प्रहलाद सिंह पटेल को देखा है कि जब भी वो कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा नेता हुआ, अगर वो मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से हटता है तो फिर उसका अस्तित्व कम हो जाता है। अंत में यह हुआ कि अर्जुन सिंह जी को भी वापस कांग्रेस में जाना पड़ा, प्रहलाद सिंह पटेल जी को भी कांग्रेस में बीजेपी में वापस लौटना पड़ा, उमा भारती को भी लौटना पड़ा। तो ये जो लोग हैं जो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे उनकी नाराज़गी एक स्वाभाविक है, क्योंकि उनको लगता है कि हम बहुत लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और अब हमारी सीट पे कांग्रेस से आए हुए लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो चूंकि बीजेपी के हो गए हैं इसलिए अब उनको कांग्रेसी नहीं कह सकते। और ये बातें तो आपको मानना ही पड़ेगा कि अगर सत्ता आई है बीजेपी की तो निश्चित तौर पे बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ तो बलिदान करना। कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पर पार्टी का जो संगठन है वो सत्ता से ज़्यादा मजबूत होता है। संगठन जो चाहता है वही होता है। और विशेष तौर पे आप देखिए कि संघ की पसंद का ही व्यक्ति BD शर्मा जो है प्रदेश अध्यक्ष बना, सुहास भगत भी संघ से ही आते हैं, तो संघ का एक जो दबाव है वो बीजेपी के ऊपर है। तो अगर बीजेपी के लोग नाराज भी होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ से एक अनुशासन का चाबुक या डंडा चलेगा तो वो सारे लोग जो विद्रोह की स्थिति में है, अभी आपने देखा हो कि कैलाश जोशी के जो पुत्र हैं दीपक जोशी, जो हाटीपल्लिया से खड़े होते हैं, वो काफ़ी मुखर हो गए थे कि मेरे लिए सारे विकल्प खुले हैं, लेकिन तत्काल BD शर्मा और सुहास भगत ने उनको कार्यालय में तलब किया और वो जब बाहर निकले तो उनके स्वर बदल गए थे। अभी तो एक डैमेज कंट्रोल हुआ है, अभी तो बहुत से डैमेज कंट्रोल आने हैं। क्या लगता है पार्टी मतलब कसौटी पे खड़ी हुई? नहीं, देखिए बीजेपी में आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस में जिस तरह की अराजकता थी और जिसके कारण वो सरकार गिर गई, क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति अपनी अपनी बात, अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग लेके चल रहा था। ना किसी का अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही थी, ना हाईकमान किसी चीज़ का निर्णय ले रहा था। अगर यही बात इमीडिएट सिंधिया जी को अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता या मंडल में और निगमों में अध्यक्ष बना दिए जाते तो आज ये नौबत नहीं आती, सरकार कांग्रेस की बनी रहती। हमारे दर्शकों का एक सवाल हमारे बीच में आ रहा है। शिवराज जब कमलनाथ की सत्ता थी तब शिवराज ने तंज कसा कि घर घर शराब पहुंचा रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, और उसके बाद सत्ता में आने के बाद शिवराज फिर से वही बात करते हैं। क्या लगता है उपचुनाव में इसका खामियाजा शिवराज को मिलेगा? देखिए, शराब एक ऐसी चीज़ है जिससे सबसे बड़ा राजस्व सरकारों को मिलता है और ये उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ये बात अलग है कि कुछ प्रदेशों ने बहुत हिम्मत की, जैसे बिहार जो बड़ा गरीब प्रदेश माना जाता है, उसने शराब बंदी कर दी और उनके
सेहत में कोई फर्क नहीं आता। गुजरात में बंद है, तो वहाँ की रेवेन्यू कैसे आ रही है फिर? वो भी एक विकसित, वो भी मैं बोल रहा हूँ, रेवेन्यू के और 50 तरीके होते हैं। अगर शराब से ही रेवेन्यू अगर आपको पाना है तो कोई फिर मतलब नहीं, फिर तो आपके लिए कोई रास्ता नहीं। विपक्ष में बैठे कमलनाथ भी पूरी तैयारी कर चुके हैं। मजदूरों के मुद्दे को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। क्या लगता है ये जो मजदूरों की अभी वर्तमान की जो हालात है उसको लेके शिवराज को उपचुनाव में कोई खामियाजा हो सकता है? देखिए, मजदूरों का तो पूरे अकेले प्रदेश की स्थिति नहीं, पूरे देश की स्थिति, लेकिन उपचुनाव तो हाँ, ये बात अलग है कि उपचुनाव चूंकि मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और ताजा है शिवराज, लेकिन ये जो प्रवासी मजदूर हैं कोई वोटर तो है नहीं, तो पता नहीं कहाँ से आए हैं, कहाँ से चले गए थे और कहाँ से आए हैं, इनके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि किसी भी सरकार के पास भी कोई भी डाटा नहीं है कि उनके प्रदेश के कितने मजदूर कहाँ गए हैं, या जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी क्या हैसियत है, वो कहाँ के रहने वाले, ये सारी चीजें। चलिए माना मजदूर वोटर नहीं है या मध्य प्रदेश के वोटर नहीं है, लेकिन आम जन के मानस पटल पे जो छवि बन रही है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होती जा रही है। इस बात को लेकर के क्या उपचुनाव में शिवराज को कोई खामियाजा हो सकता है? देखिए, जनता हमेशा ये मान के चलती है कि जिसकी सत्ता है हमें उसके साथ जाना है। ये एक बड़ा मतलब आप ये समझिए कि दृष्टांत कहें हम कि वो इसलिए चाहती है कि अगर हम अपना प्रतिनिधि इसी सत्ता पार्टी का चुनेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे काम होंगे। ऐसे में भाजपा के बैनर से कांग्रेसी यदि खड़ा होता है तो कांग्रेसी वोटर का और बीजेपी के वोटर का क्या तालमेल होगा, क्या दृष्टि होगी? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो वोटर है उसके सामने कोई विकल्प नहीं, या तो बीजेपी या कांग्रेस। जैसे आप देखिए कि दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक नया विकल्प दिया और उसके कारण आप देखिए कि केंद्र में पिछली बार भी वो सरकार बना के लाए और इस बार भी तमाम कोशिश बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके विधायकों से लेके सांसदों से लेके प्रचार के बावजूद भी वो सरकार बना के लेके। तो मध्य प्रदेश में दिक्कत यही है कि आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी नई पार्टी का उदय करते तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फायदे में होते, क्योंकि कांग्रेस में बीजेपी में ग्लैमर नहीं चलता है, बीजेपी में चलता है संगठन, वहाँ सिर्फ 2 लोगों का ग्लैमर चलता है, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है। आपको जो भी निर्णय लेना है वो आला कमान लेता है। अब वो कल ही मैं एक उसमें टीवी डिबेट में था, उसमें गोपाल भार्गव जी हमारे साथ थे, तो उनसे भी जब ये सवाल पूछा गया तो बोले कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ऊपर से हो रहा है। तो आप देखिए कि जो नेता प्रतिपक्ष 8-8 बार का विधायक है, मंत्री है, जब वो ये कह रहा है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, तो इससे आप अंदाज लगा लें कि बीजेपी में जो कुछ भी होता है वो ऊपर स्तर पर होता है। चलिए, वर्तमान में एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है अभिभावकों का, उसको लेकर के भी एक बड़ी असंतुष्टि सामने आई है। शिवराज सरकार ने ये कहा है कि ट्यूशन फीस बस ले सकेंगे और हकीकत में कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन के पाले में ही गेंद डाल दी गई है। अब अभिभावक भी नाराज हैं क्योंकि कई राज्यों में तो स्कूल फीस माफ़ कर दी गई है, एक तो कोरोना की मार, ऊपर से स्कूल फीस की माफ़। इसको लेकर के भी ये मुद्दा बहुत गरमा रहा है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में कहीं खामियाजा ना भोगना पड़े शिवराज को। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी रह रहा है इस प्रदेश में वो कहीं ना कहीं स्कूलों से इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। निजी स्कूलों में इस तरह की लूट मची हुई है, इससे तो कोई अनजान नहीं है, नहीं आ पाया। ये बात ज़रूर है कि कोरोना के कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और उस पर अगर फीस ली जा रही है जैसी हमेशा हर साल ली जाती है, तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नाराज़गी तो, क्योंकि इससे निश्चित तौर पे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। भट्ट जी, आपको रोकना चाहूँगा, ये सवाल सबसे अहम है कि माना कि जनता भेड़ चाल में चल के वोट देती है, लेकिन तात्कालिक मुद्दे उसे हमेशा याद रहते हैं। कमलनाथ के तबादले को, बिजली मुद्दे को लेकर, किसान मुद्दों को लेकर, उसकी वादा खिलाफी को लेकर के कहीं ना कहीं असंतुष्टि थी और भाजपा का स्वागत हुआ। अब भाजपा के शासन में भी बिजली को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, कोरोना में भी हैवी रीडिंग के बिल आ रहे हैं, अभिभावकों को स्कूल फीस देनी पड़ रही है, शराबियों के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए गए हैं, मेडिकल घोटाले भी कुछ सामने आए हैं। ये भी तत्कालिक ज्वलंत मुद्दे हैं। तो अब ये समीकरण बैठाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि क्या वो सत्ता पे काबिज रह पाती है या फिर कमलनाथ
उसे टेक ओवर करें। अभी जो एक अंदरूनी सर्वे जैसा अखबारों में छपा है कि बीजेपी ने किया है कि उसमें ये आया है कि 22 सीटों में जो लोग खड़े हो रहे हैं उसमें से 19 सीटें वो हार सकती है बीजेपी। अब ये सर्वे किसने किया है, किस तरह का किया है, इस पर कोई टिप्पणी करना मैं नहीं उचित समझता हूँ, लेकिन जो अखबारों में छपा उस आधार पर तो निश्चित तौर पे बीजेपी को ये समझना होगा और देखना भी होगा कि भाई हम कैसे कैंडिडेट खड़े करें। अगर जो जीतने लायक नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार पलटने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी तरह से पूरी तरह से कोशिश में है कि वो बीजेपी के असंतुष्टों को अपने से मिला ले। अच्छा, ये थे हमारे साथ चैतन्य भट्ट साहब। बड़े ही मंझे हुए शब्दों में इन्होंने व्याख्या करी कि वर्तमान में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें गेंद किस पाले में जाने वाली है। बात तो बिल्कुल साफ है कि फैसला जनता करती है और उसी का फैसला सर्वमान्य होता है। हम आंकड़ों की बात करें, हमने कुछ विचारों की बात करी, कुछ आदेशों की बात करी, उसके हिसाब से जनता में 50-50 का रेशो आ रहा है। आने वाले समय में जनता खुद साबित करेगी कि वह भाजपा को स्वीकार करती है या एक बार फिर से कमलनाथ के सिरमौर बनता है। बहरहाल अपने विकास को दीजिए इजाज़त। अगली मुलाकात में किसी और विषय के साथ, किसी और विशेषज्ञ के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए